हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआईटी क्लासेस। मेरा नाम विवेक कुमार और आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट एंड कम्प्लीमेंट। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हिंदी में क्या कहते हैं। ऑब्जेक्ट का मीनिंग है हिंदी में कर्म, और कम्प्लीमेंट का हिंदी मीनिंग होता है पूरक। अब सबसे पहली बात यह है टॉपिक की कि दोनों ही नाउन के एक फंक्शन है, नाउन के ही काम है, और इनका जानना ज़रूरी क्यों है, ये वाली बात हम जानेंगे। सबसे पहले कि दोनों लगभग सेंटेंस में एक जैसे लगते हैं, ठीक है। अब हमें जानना है क्या होते हैं और दोनों को किस प्रकार हम अलग अलग जांच सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जबकि हम देखें तो 9 to 12 इसको देखने को मिलता है, ये सभी जगह आपको मिलेगा। और इसकी सबसे ख़ास बात ये होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये एक जैसा लगता है, डिफरेंस करने में बड़ी दिक्कत आती है। आज की हम इस क्लास में देखेंगे कि ये आपको बहुत ईजी होने वाला है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट को ही। पहले हम जान लेंगे कि ये होते क्या हैं अलग अलग, फिर हम जानेंगे इनका डिफरेंस बाद में। देखिए, ऑब्जेक्ट है, हिंदी में हम ऊपर लिखे थे, इसको कह रहे हैं कर्म। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, और जो डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट की, जो वर्ब से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो, ये इसकी हिंदी में डेफिनेशन हो गई। अब देखो सबसे पहले यहाँ एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है परिभाषा का। एक जनरल बात होती है परिभाषाओं में, चाहे परिभाषाएं कोई किसी सब्जेक्ट की भी हों, अगर हमें वो प्रूव करनी आती हैं तभी हम उनका लाभ ले सकते हैं। अगर प्रूव करना नहीं आता तो सिर्फ वो रट कर आप परीक्षा में लिखने तो आ सकता है, आपको लिख कर नंबर मिल सकते हैं, लेकिन आप उससे कहीं भी प्रैक्टिकली कोई प्रॉफिट नहीं पा सकते। इसलिए किसी भी डेफिनेशन को आपको प्रूव करना आना चाहिए। अब यहाँ देखो, सबसे जो खास बात इसकी है, ये तीन शब्द आप देख रहे हैं जो आपको थोड़े स्पेशल लगेंगे। जैसे एक वर्ड हुआ प्रभावित, एक वर्ड है प्रत्यक्ष, और एक है अप्रत्यक्ष। सबसे पहले हम जानेंगे प्रभावित होना क्या है। ये इस परिभाषा का सबसे बेसिक फैक्टर है। एक आम जीवन में हम आए, दैनिक जीवन में जो जीते हैं रोजाना की ज़िंदगी, तो उसमें प्रभावित होना समझिए असर पड़ने को कहेंगे। कई बार आप सुनते हो जैसे कि उसका उस पर असर पड़ गया, फर्क पड़ गया, प्रभाव हो गया, तो ये सारी चीज़ें प्रभावित होना है। अभी प्रभावित होना होता क्या है, तो देखिए, प्रभावित होना वो है जिसमें जब भी किसी वस्तु का किसी वस्तु पर या किसी प्राणी का किसी प्राणी पर प्रभाव पड़ेगा तो उसकी पोजीशन चेंजेस होंगी। जो भी उसका रियल पोजीशन था पहले, अब प्रभावित होने के बाद उसकी पोजीशन में चेंज आएगा, अगर प्रभाव हुआ है तब। लेकिन अगर प्रभाव नहीं हुआ है, मान लीजिए कोई प्रभावित नहीं हुई है, तो उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आएगा। सीधी बात हम जान लेंगे कि प्रभावित होना वो है जब उसकी स्थिति में बदलाव आए, वो पहले जैसी ना रहे। अब ये यहीं पर एक और बात जान लो कि प्रभाव जो होता है ये किसी भी चीज़ पर, वो दो तरह से होता है। या तो वो प्लस में जाता है या वो माइनस में जाता है, या तो वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। और यदि वो सेम है जैसा पहले था, ना तो वो प्लस में हुआ ना माइनस में, ना घटा ना बढ़ा, तो फिर क्या है, उसमें समझ लें आप कि फिर उस पर प्रभाव ही नहीं हुआ है, ठीक है। ये सारी बातें हम सेंटेंस के थ्रू देखेंगे। दूसरी बात थी हमारी यहाँ प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष को इनडायरेक्ट बोलते हैं नॉर्मली, ये आम बात है। इसको साधारण शब्दों में देखें तो साधारण शब्दों में है कि सीधे सीधे जो बात हो रही है वो प्रत्यक्ष है, और जो सीधे नहीं हो रही, किसी के थ्रू हो रही हैं या थोड़ा उनमें चेंजेस करके उनको बताया जा रहा है, तो वो अप्रत्यक्ष है। अब देखो, एक चीज़ मैं सेंटेंस लिखता हूँ और उसमें ये सारी बातें आएंगी। एग्जाम्पल है इसका,
ये लिखा है ही ईट्स एन एप्पल। मीनिंग बनता है इसका वह एक सेब खाता है, वह एक सेब खाता है। हम परिभाषा को देखें तो परिभाषा में लिखा था वर्ब से प्रभावित हो रहा है, जो वर्ब से, तो जरूरी हो जाता है पहले आपको वर्ब ढूंढनी होगी, वर्ब कौन है। ठीक है, वर्ब की डेफिनेशन भी है, जो एक्शन वर्ड हैं, जो वाक्य में काम हो रहा है वो वर्ब है। जैसे इस वाक्य को देखें तो उसका हिंदी मीनिंग है वह एक सेब खाता है, तो इसमें खाने का काम हो रहा है। ठीक है, खाने का काम हो रहा है। अब हमें देखना है कि ये खाने का जो काम हो रहा है, फंक्शन जो ईट का चल रहा है, उसका फर्क किस पे जाएगा। ठीक है, और ये जब भी आप अधिकतम लोग सेब खाते हैं, सबने देखा ही होता है, जब हम सेब खाएंगे तो क्या होगा, वो हमें दिखेगा। ठीक है, और सेब पर फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा साहब, कि वो कम हो जाएगा पहले से, जैसा था पहले अगर वो खाया गया तो वैसा नहीं रहेगा, या तो वो ख़त्म हो जाएगा या फिर वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी पोजीशन में माइनस में चेंजेस आए, वो घटा। लेकिन मैंने कहा था अभी, चाहे वो घटे चाहे बढ़े, लेकिन उसकी स्थिति में चेंज आए, और चेंज आ रहा है तो समझ लीजिए वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, अब यहाँ हमारा एप्पल ऑब्जेक्ट हुआ। क्यों हुआ ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो ईट क्रिया से प्रभावित हो रहा है, उसे वो प्रभावित कर रही है, उसकी पोजीशन में चेंज ला रही है। अब यहीं पर हम वापस जाएं परिभाषा में, वहाँ लिखा था प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब मैंने बोला था अभी कि जो दिखे हमें सामने सामने, हमारे फेस टू फेस है, वो प्रत्यक्ष है, और जो सामने नहीं है, थोड़ा घुमा फिरा कर है, इनडायरेक्ट वे में है, वो है प्रत्यक्ष है। अब देखो ये सेब खाने का जब काम होगा तो ये दिखेगा, और बिल्कुल सीधे सीधे कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो ये हमारा काम क्या है, ये जो प्रभाव पड़ रहा है, ये कैसा प्रभाव है, ये प्रत्यक्ष प्रभाव है जो हमें दिखाई दे रहा है। एक सेंटेंस हम और लिखेंगे, जैसे लिखा है द टीचर टीचेज मी। इसका मीनिंग है अध्यापक मुझे पढ़ाता है, अध्यापक मुझे पढ़ाता है। अब फिर वही वर्ब को ढूंढना है आपको, पहले ऊपर बोल रहे जैसे ना, वर्ब ढूंढिए, वर्ब से मिलेगा वो। तो वर्ब क्या हुई जी, वर्ब हमारे पास है टीच, पढ़ाना। और अब देखो जो मीनिंग बन रहा है कि अध्यापक मुझे पढ़ाता है, तो पढ़ाने का फ़र्क किस पर पड़ रहा है, पढ़ाने का फ़र्क पड़ेगा मी पर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मी इज़ ऑब्जेक्ट। लेकिन कैसे है ना, ये जानेंगे हम कि प्रभाव उस पर पड़ रहा है या नहीं, ये देखना है। देखिए प्रभाव पड़ रहा है, जैसे मी को, या जो भी यहाँ पर कोई नाउन नहीं होगा, वो कोई बॉय या गर्ल, मतलब ह्यूमन बीइंग होगा, तो उसके लिए बोला कि टीचर मी को पढ़ाता है। अब जब पढ़ाया जाएगा उसको, तो उसकी स्थिति में चेंज आएंगे। अब ये जो चेंज हैं, ये कैसे चेंज होंगे, ये दिखाई नहीं देंगे आपको। ठीक है जी जी जी, ये आपको महसूस होंगे, है ना। अब जब महसूस होंगे और हम पता करेंगे, तो अगर पढ़ लिया वो, तो पहले से उसमें जो ज्ञान नहीं था वो होगा। लेकिन ये बात हमें मालूम कैसे चलेगी, ये मालूम चलेगी उससे वार्तालाप करके या उसकी फीलिंग्स को जानकर। ठीक है, तो ये नीचे वाला प्रभाव कैसा हुआ साहब, ये अप्रत्यक्ष। जी जी, वेरी गुड। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, जी जी, दोनों बातें हमारी इससे जाहिर होती हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। अब मैं समझता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा इतना, है ना, अच्छी बात। अब देखो हमने जाना ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें तो ऑब्जेक्ट का और एरिया है नीचे को, ऑब्जेक्ट का एरिया है, इसको बोलेंगे हम काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट में नॉर्मली इसको बोलें तो ये है प्रकार, काइंड्स प्रकार को कहते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार है इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा इसका प्रकार है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, लेकिन दोनों का जो नाम हम यहाँ जानेंगे अभी कौन सा है, वो वही रहेगा, चाहे दोनों एक साथ आए हों, चाहे दोनों एक एक दोनों में से आया हो। अधिकांश मैंने देखा है, जितना भी मेरा टीचिंग करियर रहा, तो उसमें ये वाली बात बहुत छोटी है, बेसिक क्लास की है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, इसलिए आज हम ये सारी बात क्लियर करेंगे, और आपको मैं समझता हूँ ये पढ़ने के बाद खुशी होगी, और इसे विदाउट सब्जेक्ट लोग भी पढ़ सकते हैं, मैं समझता हूँ जहाँ तक, इतना आसान है, और ये मज़ेदार बहुत होने वाला है, आप देखेंगे थोड़ी देर में। अब देखो पहले हम जान लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है।
एक ही वाक्य में दोनों चीज़ें आ सकती हैं, दोनों ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं। इसका पता करने के लिए एक ट्रिक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अगर हमें पता करना है तो उस वाक्य में हमें क्वेश्चन करना होगा क्या से, क्वेश्चन करना होगा जी क्या से। और ये जो क्या है आप सेंस में लेके जाएंगे, है ना, अभी मैं प्रूव करूँगा सारी चीज़ें। इसके बाद अगर हमें इनडायरेक्ट का प्रयोग पता करना है, इनडायरेक्ट कौन है, तो उसमें प्रश्न करना होगा आपको किसको से। ये दो वर्ड आपको ध्यान देने हैं, क्या और किसको। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पलीफाई करेंगे, आइए देखते हैं कैसे। ये हमारा एग्जाम्पल है, जैसे लिखे हैं रोहित गेव मी अ बुक। ये एक सेंटेंस दिखाया था, आप नॉर्मल मीनिंग का है, इसका मीनिंग हो गया रोहित ने मुझे एक किताब दी। ठीक है, जैसा कि हम डेफिनेशन में शुरू में देख के आए थे, तो उसमें बोल रहे थे कि वर्ब से प्रभावित हो, तो सबसे पहले आपको ढूंढनी वर्ब ही होगी इनको जांचने के लिए कौन है ये, तो ये वर्ब ही बताएगी। ये भी याद रखें यहाँ कि जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब है। अगर आप वर्ब पर कमांड करते हैं तो बाकी सब उससे कनेक्ट होते हैं, वो सब भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ हम एक दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वर्ब का नहीं है, लेकिन फिर भी वर्ब क्या होता है मैंने बोला था, बेसिक उसकी परिभाषा है कि एक्शन जो हो उस पर ध्यान दीजिए, वैसे उससे आगे भी होती हैं परिभाषाएं। तो यहाँ देखिए एक्शन हुआ है गेव, देने का, रोहित ने किया। ठीक है, देने का काम रोहित ने किया। अब देखो इस देने के काम का फ़र्क किस किस पर पड़ा है। तो यहाँ देखिए दो चीज़ें हैं जिन पर फ़र्क पड़ा है, एक मी पर और एक फ़र्क पड़ा है बुक पर। अब ये जान लेते हैं क्या फ़र्क पड़ा। ठीक, ये थोड़ा अजीब है, थोड़ा सा बारीक है ना, लेकिन आपको अच्छा लगेगा शायद। अब देखो फ़र्क क्या पड़ा। जैसे ये सेंटेंस का हिंदी मीनिंग था कि रोहित ने मुझे एक बुक दी, किताब दी, तो मी पर क्या फ़र्क पड़ा कि मी पहले किताब वाला नहीं था, अब वो किताब वाला है। ठीक है, मतलब उसका चेंजिंग आया, बिना किताब के था अब किताब के साथ है, तो मी का ये फ़र्क पड़ा। अब देखिए बुक पर क्या फ़र्क पड़ा। बुक पर क्या फ़र्क पड़ा कि उसका पहले मालिक कोई और था, मीन्स रोहित था, रोहित के पास थी, अब उसका मालिक कोई और है, मतलब मी है। ठीक है, बुक का जो चेंज हुआ है, बुक का ऑनर चेंज हुआ है, बुक का ऑनर मालिक चेंज हुआ है। और मी का चेंज क्या हुआ है, मी के पास पहले वो चीज़ नहीं थी, अब है। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, राइट। अब हम पता करें ये जो लिखा है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कैसे पता करें इनको, है ना। इसके लिए आपको ये जो लिखा है क्या और किसको, इससे सवाल बनाने होंगे, इसी सेंटेंस में प्रश्न करें आप इनसे। जैसे आपने पहला क्या से प्रश्न किया कि रोहित ने मुझे क्या दिया, ये प्रश्न बना कि रोहित ने मुझे क्या दिया। अब इसका जो आंसर मिलेगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, करिए देखो, रोहित ने मुझे क्या दिया, क्या मिलता है आंसर, बुक। ठीक है, ए बुक, तो ये क्या हो गया साहब हमारा, जी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो अब दूसरे वाले प्रश्न को हम करेंगे। दूसरा हमारा ये है किसको, है ना। हम किसको से प्रश्न करें पहले, ठीक है, हम इसको सीखते हैं, बेसिक सीख रहे हैं, अभी थोड़ा चलेंगे ऊपर। ठीक है, आप देखिए दूसरा प्रश्न हमने किया कि रोहित ने किसको एक किताब दी। ठीक है, किसको एक किताब दी, तो क्या उत्तर मिल रहा है जी, मी को मिल रहा है ना। तो मी को किताब दी, तो मी हो गया जी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ एक और अच्छी बात जान लेंगे आप, सेंटेंस का जब स्ट्रक्चर बनता है और यदि दोनों ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में आ जाएं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों, तो इनका जो प्लेसमेंट है, स्थानीय मान कह सकते हैं गणित की भाषा में, कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन ये 100% नहीं है, इन दोनों को रिप्लेस किया जा सकता है। जी जी जी, वेरी गुड, इनको आगे पीछे भी किया जा सकता है, कैसे, है ना। उसमें फिर थोड़ा सा चेंज आता है, और पैसिव वॉइस बनाते हुए थोड़ा ये फर्क भी डालता है। जैसे हम इसको बनाएं, रोहित गेव अ बुक, और बीच में एक हमें प्रीपोजिशन लगाना होता है फिर, टू मी। ठीक है, ये आपने जाना है कि जो ऑब्जेक्ट हम देख के लाए सारा, ये सारा ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये कंप्लीमेंट जैसा ही एक है, और ये फंक्शन होते हैं नाउन के, जैसे सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब
ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इसी प्रकार एक पॉइंट और होता है कि ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, यानी जैसे वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रीपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट होते हैं। ये थोड़ा अपर लेवल है। यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास, देखो पहले प्रीपोजिशन नहीं था ये वाक्य में, लेकिन इनका प्लेसमेंट चेंज करने पर क्या होता है कि फिर ये हमें प्रीपोजिशन लगाना होता है टू। तो फिर जो मी पीछे है वो अब इस टू का ऑब्जेक्ट होता है। इसे बोलते हैं गवर्न बाय प्रीपोजिशन। ये नाउन के फंक्शन में आप जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अभी सिर्फ हमें ये जानना था कि ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिक नॉलेज है ये। ऑब्जेक्ट क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे हम उसे छांट सकते हैं। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट का कन्फर्म है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें, अगली चीज़ देखें। अगली चीज़ है हमारी इसमें कॉम्प्लीमेंट, जो हमने अभी लिया था। कॉम्प्लीमेंट, और इसे हिंदी में कह रहे थे पूरक। ये अजीब लगता है लोगों को, है ना, और ये अजीब बिल्कुल नहीं है। आज हम जब थोड़ा सा सीरियसली देख लेंगे इसको तो ये बिल्कुल ईजी होने वाला है। इसकी भी डेफिनेशन है। देखिए डेफिनेशन है, जो वर्ब के अर्थ को पूरा करे। ठीक है जी, वर्ब के अर्थ को पूरा करे। उससे पीछे ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या थी कि वर्ब से प्रभावित हो। ये प्रभावित नहीं होगा, ठीक है, यहाँ प्रभाव कोई मैटर नहीं है, बल्कि क्या है, वर्ब के ही अर्थ को पूरा करेगा। एक और ध्यान रखें यहाँ पर, इसी का एक माइनर डेफिनेशन हम उसे कह सकते हैं कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाए। ये आगे बढ़ाने का मतलब है उनको ही डिस्क्राइब करे, उनके बारे में बताए। ठीक है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में बताए। ये परिभाषा हमारा ऊपर वाला ही है, लेकिन नीचे वाले से हम और आसानी से जानेंगे। अब देखो, जैसे कि वाक्य लिखें कोई, पहले हमने लिखा ही इज़, ये इसका एग्जाम्पल हो रहा है। वाक्य लिखा है ही इज़। अब हम इतने को देखें और सेंस करें अगर, तो ये हमें क्या फील होगा, ये अनकम्प्लीट फील होगा। ऐसा लगेगा जैसे ये तो अभी और लिखना है इसको, और हमें चाहिए इसके अंदर। अब ये थोड़ी देर के लिए सोचा जाए कि कोई ऐसा वर्ड जो इसे पूरा कर सके और वो नाउन ना हो। अगर हम ऐसा देखें कि इसके पीछे को लाना चाहें कोई भी वर्ड ऐसा कि जो नाउन ना हो, तो ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। कारण कि यहाँ सिर्फ एक नाउन ही आ सकता है। और ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये एक फंक्शन है नाउन का ही। कॉम्प्लीमेंट होना भी नाउन का फंक्शन है, ऑब्जेक्ट होना भी नाउन का फंक्शन है। तो ये दोनों ही काम, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट में हो रहा हो चाहे वो ऑब्जेक्ट में हो रहा हो, वो नाउन ही कर सकता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ लिखें अ टीचर, ही इज़ अ टीचर। अब देखो ये जो वर्ड है हमारे पास टीचर, ये टीचर एक नाउन है ना, लेकिन किसी भी प्रकार इज क्रिया से इसका कोई प्रभाव वगैरह जो चल रहा था, जैसे पहले खा रहा है, कोई किताब दे रहा है, वो सब मामला नहीं है। ठीक है, अब ये इसने करा क्या है, इसने करा है सीधा कि ही बारे में और बात बताइए एक। ठीक है, ही हमारे पास सब्जेक्ट था, कोई नाम भी हो सकता है, ये उसी का रिप्लेस करके प्रोनाउन लिखा गया है। तो ही के बारे में क्या बात बताइए, ए टीचर जो हमारे पास लिखी हुई बात है, ए टीचर कौन है, ही है। तो ये यहाँ वाली बात पूरी होती है कि सब्जेक्ट को ही आगे बढ़ाया। ठीक है, ऐसा ही काम ये ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने में भी कर सकता है। अब जो इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक का जो मेन पॉइंट है वो अब आने वाला है, कि जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक जैसे लगते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना होता है कि जो वर्ब के पीछे आता है वो ऑब्जेक्ट है जी, या फिर वो सारे वो कॉम्प्लीमेंट मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है पीछे का हिस्सा, और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन इसके ज़रिए हम जान जाएंगे अभी। अब देखो, ये तो हो गया बेसिक हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या है। अब देखें कि इसके भी प्रकार हैं। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट के प्रकार थे उसी प्रकार इसके भी प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इसके दो प्रकार हैं साहब। पहला प्रकार है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा इसका हिस्सा है जी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इनके नामों से ही आपको मालूम चल जाएगा। सब्जेक्टिव बोले तो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, ठीक है,
ऑब्जेक्टिव बोले तो ऑब्जेक्ट के बारे में है। इसका सीधा मतलब कि इनको होने के लिए वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। इनका एग्जाम्पलीफाई करें हम इनके आगे देखो, तो जो हमने ऊपर सेंटेंस देखा ना, ही इज़ अ टीचर, ये ऊपर वाले का एग्जाम्पल है इसी का। मीन्स मतलब कि सब्जेक्ट को ही उसने आगे बढ़ाया। थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं, ही इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पता करिए डॉक्टर कौन है जी, डॉक्टर ही है, और ही हमारे वाक्य क्या था, सब्जेक्ट। तो अ डॉक्टर में जो ये लिखा हुआ है डॉक्टर, ये हमारा सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। और क्यों है सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, क्योंकि इसने सब्जेक्ट के बारे में ही बताया है। ठीक है, अब देखो देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट क्या है। ये आपको थोड़ा लगेगा अजीब, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग यही है। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा लिखा है ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, इसमें ऑब्जेक्ट आएगा और तभी उसके बारे में बात चलेगी। ऊपर डेफिनेशन में भी लिखा है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाए। देखिए वाक्य है इसका द टीचर अपॉइंटेड मोहन अ मॉनिटर। ये लिखा है, मीनिंग बना इसका जी कि टीचर ने मोहन को एक मॉनिटर नियुक्त कर। देखिए अपॉइंटेड, अपॉइंटेड हमारे पास वर्ब है, और जो हमारी ऑब्जेक्ट की परिभाषा थी पीछे, उसके अनुसार अगर हम देखें तो नियुक्त करने का फ़र्क किस पर पड़ा, नियुक्त करने का फ़र्क पड़ा मोहन पर। ठीक है, जानिए आप क्या फ़र्क पड़ा जी, कि मोहन पहले मॉनिटर नहीं था, ठीक, अब मॉनिटर है, मतलब उसकी पोजीशन में चेंज आया। ठीक है, तो ये मोहन ऑब्जेक्ट है, राइट। अब जो उसके आगे एक वर्ड लिखा है अ मॉनिटर, अब मॉनिटर क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मोहन का ही एक रूप है, मतलब मोहन का ही एक दूसरा वर्ड है उसके लिए। जैसे हम यहाँ देखें ही के बारे में क्या लिखा था, डॉक्टर है ही, लेकिन यहाँ मोहन को ही आगे बढ़ा दिया है कि मोहन क्या है, मॉनिटर है। तो ऐसी दशा में क्या होता है, ये जो पीछे वर्ड है ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है हमेशा। ठीक है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट। और ये कॉम्प्लीमेंट कैसा होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को बता रहा है, तो फिर इसका नाम होता है जी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब इनका एक अच्छा पॉइंट और जान लेंगे आप, एक और इन दोनों के बारे में, और वो है डिफरेंस क्या है दोनों में, है ना। डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि दोनों ही नाउन से बनते हैं, मतलब नाउन ही बनाता है इनको। ठीक है, अब जब दोनों नाउन से बन रहे हैं तो दोनों का हमें डिफरेंस आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कहाँ पर किस वाक्य में ये ऑब्जेक्ट है या किस में ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, ये वाली बात हमें जाननी है। अब देखो हम दोनों के सेंटेंस लिख ले रहे हैं एक एक। जैसे पीछे वाली सेंटेंस लिख लो, वो आपको इजी समझ में आएगा। ये लिखा है ही ईट्स एन एप्पल, एक हमारा सेंटेंस था ही ईट्स एन एप्पल, तो उसी को हमने फिर से यूज़ कर ले रहे हैं। इजी सेंटेंस है, मीनिंग बना इसका कि वह एक सेब खाता है। यहाँ हम देख रहे थे कि खाने का जो फ़र्क है वो सीधे सीधे सेब पर पड़ रहा था, ये हम सब देख के आए हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रभाव था ये, और एप्पल इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि हमने कम्प्लीमेंट में क्या पढ़ा था पहले, कि जो सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है उसके बारे में पढ़ा था कि वो सब्जेक्ट को ही आगे बढ़ाएगा, मीन्स सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ वर्ड्स होंगे वो। अब एक सेंटेंस हम और लिखें, जैसे शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो देखिए यहाँ जो लिखा है हमारे वर्ब के पीछे को वेरी ब्यूटीफुल, और चाहे इसको बढ़ा सकते हो, जैसे सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, नाउन आ जाएगा इधर। ठीक है,
तो ये सारा जो यहाँ से पोर्शन है, अब वेरी ब्यूटीफुल गर्ल एक नाउन फ्रेज कहलाता है, आगे अपर क्लासेस में आप जानते हैं इसको, लेकिन फिलहाल हम जानेंगे कि ये क्या है। अब जो सारे शब्द लिखे हैं ये अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, आप इनको बताइए कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। और गर्ल कौन है, यही सी, ठीक है, यही वाली है ना। लेकिन यहाँ देखिए जो एप्पल था वो ही नहीं हो सकता कभी भी, ठीक, यानी ही एप्पल नहीं हो सकता, लेकिन गर्ल सी हो सकती है, ठीक। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि कंप्लीमेंट होने के लिए उसको जो उस जैसा होना जरूरी होगा। ये दोनों चीज़ें सेम हैं, मतलब सेम वर्ड्स, एक ही बात है। ब्यूटीफुल गर्ल कौन है, सी, और सी कौन है, ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ दोनों सेम नहीं होते, ठीक है, नॉट सेम। और ये सेम ना होने का मतलब दोनों अलग अलग कोई नाउन हो सकती हैं, कोई भी नाउन्स, जैसे ही और एप्पल का कोई आपस में संबंध नहीं है, ठीक है, तो इनको हम कहेंगे नॉट सेम, एक जैसे नहीं है, यहाँ एक जैसे होते हैं, वही चीज़ें। तो ये दोनों का डिफरेंस है जी, जहाँ पर एक जैसे हैं वो और कम्प्लीमेंट है वो, उसी के बारे में बात हो रही है। और यदि वो उससे मैच करता है नहीं, कुछ और है और वर्ब से प्रभावित होता है, वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक इतना ही था, आई होप आपको समझ आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि और आगे की क्लासेस में भी आपको अच्छे से अच्छी बातें बताई जाएंगी। ये MIT का प्लेटफॉर्म आपकी सभी समस्याओं को सुलझाएगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी टीम है इधर, उसके थ्रू आप हम तक पहुँचेंगी और हम अधिक से अधिक सॉल्यूशन आपके पास पहुँचाएंगे, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।